बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है स्मगलिंग। जी हाँ, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को एक साल में स्मगलिंग से तकरीबन 23 अरब डॉलर का खसारा होता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग पाकिस्तान में तेजी से बढ़ गई है। यौमिया 10 लाख लीटर ईरानी तेल गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आता है। ईरानी तेल स्मगलिंग से सरकारी खजाने को तकरीबन 200 अरब रुपए खसारे का सामना है। ईरानी बॉर्डर से स्मगलिंग नेटवर्क की रकम हवाला हुंडी नेटवर्क के जरिए की जाती है। ईरान से तेल के अलावा स्टील, सीमेंट, खाने पकाने का तेल, कपड़ा समेत दीगर अशिया स्मगल होती है, ना सिर्फ ईरान से, अफगानिस्तान से और दीगर उन ममालिक से जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान से लगे हुए हैं। स्मगलिंग नेटवर्क हमारी मीशत को खोखला कर रही है। बीच में हमने देखा था कि जब SIFC लॉन्च हुई थी और टास्क फोर्सेस बनी थी तो स्मगलिंग नेटवर्क मुकम्मल तौर पे तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक टूट गया था, ख़त्म हो गया था। लेकिन अब फिर से हम देख रहे हैं कि स्मगलिंग नेटवर्क ज़ोर पकड़ रहा है और पेट्रोलियम मसनूआत की जो हैं वो स्मगल हो रही हैं, खाने पकाने की अशिया स्मगल हो रही हैं, स्टील बड़े पैमाने पे स्मगल हो रहा है। तो इससे हमारे जो रेवेन्यू है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। तो स्मगलिंग नेटवर्क के हवाले से आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि स्मगलिंग नेटवर्क को कैसे कंट्रोल किया जाए और जो बजट आ रहा है इस बजट के अंदर कोई शायद हुकूमत स्मगलिंग रोकने के हवाले से भी टास्क फोर्सेस के लिए कोई पॉलिसी का ऐलान करेगा। वो इस हवाले से कुछ पॉलिसी बनाए, चेकिंग बनाए, जो गेट होते हैं, जो क्रॉसिंग गेट्स होते हैं, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ कि ये कंट्रोल हो सके। बहरहाल इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि बार्टर ट्रेड और रीजनल ट्रेड क्या स्मगलिंग का तोड़ है और डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही है इसको कैसे रोका जाए, हवाला हुंडी नेटवर्क के खिलाफ कैसे क्रैकडाउन किया जाए। इन तमाम मौज़ूआत को आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन ना वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर शाहिदा वजारत, मौसी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्मगलिंग नेटवर्क हमारी मईशत को खा रहा है और कई सालों से हमारी जो बुनियादें हैं मईशत की वो खोखली हो चुकी हैं। ये सिस्टम बिल आखिर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, ख़त्म क्यों नहीं कर पाते, क्या समझती हैं आप? देखिए, इसकी एक तो वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको एक मिसाल बनना चाहिए। गवर्नमेंट को अगर लोग देखें कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहुत ईमानदार हैं और वो आके मुल्क के और कौम की खिदमत करने आई हैं, जी। तो एक तरह से एक तासुर पैदा होता है कि हर एक को अवाम को भी उसी तर्ज पे चलना है। मगर आप देखिए कि पाकिस्तान की जो स्टेट है ये एक प्रेडेटरी स्टेट है। पाकिस्तान में जिसके पास ज़रा-सा भी इक़्तिदार होता है, ज़रा-सी भी पावर होती है, वो उसको अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है। अब आप देखिए कि इस वक़्त दुनिया भर की हुकूमतें जो हैं, वो अपने लोगों को हमारे हम पड़ोस में ही देख लीजिए जी। कि जिस वक़्त पाकिस्तान को इतनी महँगी बिजली, इतनी महँगी पेट्रोल, इतना महँगी गैस दी जा रही है, उस वक़्त हिंदुस्तान में जहाँ पे एक क्रिमिनल और एक जिसको मैं कहूँगी गुंडा बदमाश बैठा हुआ है, पड़ोसी मुल्क में, जी। वो अपने अवाम के लिए दुनिया भर से सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस लेके आ रहा है। यानी कि कोई गुंडा बदमाश भी है, वो तक अपने मुल्क को के लोगों की खिदमत करने को सोच रहा है। मगर पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, वो इक़्तिदार में आती हैं, फिर अपने इक़्तिदार को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो वही जो वो करती हैं, वही अवाम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ। आप देखिए जो स्मगलिंग कर रहे हैं, वो भी मतलब यही है कि वो अपने ही अब जो उनके पास ताकत तो नहीं है, मगर वो अपनी ज़ात के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मुल्क का नहीं सोच रहे हैं। जिस तरह हुकूमत भी मुल्क का नहीं सोच रही है और अपनी ज़ात के लिए मुनाफ़े बख्श वो कर रही है, पैसे दौलत कमा रही है, उसको बाहर भेज रही है। तो मतलब जैसी जैसे अवाम वैसी हुकूमत और या जैसी हुकूमत वैसे ही अवाम। मगर तो कोई अब इसका हल क्या है? बिजनेसमैन वो परेशान है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके मुल्क में ज़ीरो हो गई है, स्मगलिंग नेटवर्क बढ़ रहा है, हवाला हुंडी नेटवर्क बढ़ रहा है, अवाम शदीद परेशान है, लोकल इन्वेस्टर यहाँ से जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। तो हल क्या निकलेगा मैडम? डायरेक्शन क्या होगी हल अब ये हमारी? है हल ये है कि हम लोग जब हुकूमत में जिन लोगों को लाते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए उनको बहुत बड़ी-बड़ी मराद दी जाती हैं हुकूमतों को। वो इस गरीब मुल्क के लोगों के बिल्कुल पेट काट के इतनी सहूलियात एन्जॉय करते हैं, इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस करते हैं, मगर वो अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अवाम भी वैसे ही तैयार हुए हैं कि वो भी कह रहे हैं कि अब किस तरह वो सर्वाइव करेंगे।
या तो वो सर्वाइव इस तरह करेंगे कि वो अपनी जानें ले लें और खुदकुशियां कर लें, और या फिर चोरी चकारी स्मगलिंग। पाकिस्तान यही हालात हो गए कि पाकिस्तान की स्टेट का कोई भी नहीं सोच रहा है। पाकिस्तान के मफादात का रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है स्मगलिंग से, वो भूखा आदमी नहीं सोचेगा। भूखा आदमी सबसे पहले अपने पेट का सोचेगा। जब आप जी। देखिए दौलतमंद लोग जो हुकूमत में आते हैं, वो तक पाकिस्तान का नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी दौलत कमाने का सोचते हैं। अभी आप देखिए गंदम का जो बहरान हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुल्क में जब वाफिर मिकदार में बिल्कुल गंदम बम्पर थी, क्रॉप हुई है। बम्पर क्रॉप हुई है और उन्होंने इंपोर्ट क्यों की? आप देखिए कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान को नहीं गवर्नेंस जो है, जो हुकूमतें पाकिस्तान पे हुकूमत करती हैं, वो पाकिस्तान के बेहतर मफाद पे के मुताबिक नहीं करती हैं। वो अब बैरूनी अब मुल्कों अगर के मफादात अब ये के बताएं मुताबिक मैडम, पाकिस्तान पे। सरकार अपनी जी, इस्लाहत खुद तो करेगी नहीं, तो सरकार की इस्लाहत फिर कौन करेगा? देखिए सर, मेरे ख्याल में हमें एक बहुत बड़ा मतलब पता नहीं कैसे हो सकता है या नहीं, हमें ऐसी एक सरकार की ज़रूरत है जो ईमानदार हो, काबिल हो और मुहिब्बे वतन हो। जो बड़ी ताकतों के अहलकार ना हों, जो किन्हीं बड़ी ताकतों के पेरोल पे ना हों, जो सिर्फ़ पाकिस्तान का सोचे, हमें ऐसी सरकार चाहिए। वही सरकार, अगर ऐसी सरकार आएगी, तो लोगों की खिदमत करेगी। जब लोगों की खिदमत करेगी, तो उनको स्मगलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी तो ये है कि लोगों का बहुत बुरा हाल है, लोगों के पास खाने को नहीं है। हुँ, आप देखिए कि ये जो गंदम का जी। बहरान है, इतना वाफ़िर मिकदार में गंदम था, मगर हुकूमत ने बाहर से इंपोर्ट किया, और अब आप देखिए कि रास्तों में, ज़मीनों पे यूँ गंदम पड़ा हुआ है और ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल आप और वजह इससे फरमानी है, पता लेकिन चलता है, लेकिन अच्छा ज़रा ये मैं मुकम्मल कर लूँ। जी, जी। देखिए, इससे ये पता चलता है कि जो लोग पाकिस्तान में इक़्तिदार में लाए जाते हैं, वो पाकिस्तान पे हुकूमत, पाकिस्तान के मफादात के मुताबिक नहीं करते हैं। वो हुकूमत करते हैं बड़ी ताकतों के मफादात के मुताबिक। अब किसी यूक्रेन से लेना था, क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी को शायद कुछ वो फ़ायदा पहुँचाना था। जी। तो इस तरह और वो गंदम की क्वालिटी भी कोई पाकिस्तान इतनी ले अच्छी आए। नहीं है अब जो हमने हमारे इम्पोर्ट पास की तो है। जी, गंदम की क्वालिटी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है जो हमने इम्पोर्ट की है। जी, बिल्कुल। और इसी तरह आप देखिए कि पिछली जो नून लीग की हुकूमत थी पंजाब में, उन्होंने इस वक़्त, जिस वक़्त पाकिस्तान का इतना बहरान है, जिस जी। वक़्त हमारे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हैं हम लोग, और ऐसी सूरत-ए-हाल में वो जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से $70 मिलियन का लोन ले रही थी, ताकि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को इंपोर्ट करें। अब देखिए, हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो बीज हैं, वो बिल्कुल खालिस हैं, नेचुरल सीड्स हैं, बिल्कुल। और उनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ना तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगी, ना आपको डॉलर्स चाहिए, ना उन बीजों के जो पैदावार है, वो इन्फेक्टेड होगी। सही है। हमारे तो बीज हैं जो बहुत, मगर बिल्कुल। उनको पाकिस्तान की और पंजाब की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, जी। उनको पाकिस्तान के और पंजाब के मफादात की फ़िक्र नहीं थी। उनको ये थी फ़िक्र कि बड़ी ताकतों की जो ये कंपनियाँ हैं, केमिकल कंपनीज़, जी। उनका मुनाफ़ा बढ़ाने की ज़रूरत थी, और बिल्कुल, ये पाकिस्तान मोनोपोली थी। अच्छा, ऐसे। डॉक्टर साहब ये बताएँ कि जो ये कहा जाता है कि हमारी स्टेट चैरिटी पर और स्मगलिंग पर चलती है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मुझे नहीं पता कि इस हद तक स्मगलिंग हो रही है। मेरे ख़्याल में तो एक करप्ट जो स्टेट है, जहाँ हर एक करप्ट है, हर एक अपनी ज़ात का सोच रहा है, तो मेरे ख़्याल से तो करप्शन पे बहुत चल रही है। बैरूनी मुल्क जो हैं, वो हमारे लोगों को, उनको मतलब उनके तनख़्वाहदार हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि बाहर के टाउट्स जो हैं, उनके पाकिस्तान के, यानी कि उनको उन बाहर की तनख्वाहों पे चल रही है हमारी हुकूमत, मैं तो ये समझती हूँ। अच्छा, हल क्या है? क्या इस बजट में आपको उम्मीदें हैं कि हुकूमत कुछ बेहतर स्टेप्स उठा सकती है, या ये हुकूमत कुछ नहीं करेगी, आईएमएफ करेगा और हम आईएमएफ के पीछे चलते रहेंगे और हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, अपनी लाइट गो नहीं कर सकेंगे? स्मगलिंग नेटवर्क जो है वो मज़ीद तनावर होगा, हवालाउंडी नेटवर्क मज़ीद तनावर होगा, कोई हल नहीं देख रही आप? देखिए, इसमें आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, आईएमएफ करेगा। आईएमएफ ने तो हमने उनको 30 साल से भुगत लिया है आईएमएफ को। पिछले 30 साल से 1990 से लेके अब तक आईएमएफ के प्रोग्राम्स रहे हैं,
और कोई आईएमएफ के प्रोग्राम जो हैं ये कोई रिफॉर्म्स थोड़ी लेके आते हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। जी। और अगर हम एक और आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएँगे, तो मैं समझती हूँ ये आखिरी प्रोग्राम होगा, क्योंकि हम इससे निकल नहीं पाएँगे। मेरे ख़्याल में हमारी जो मईशत है, वो इसका शिकार हो जाएगी। मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा जिस तरह आप बहरान देख रहे हैं, इससे भी बदतर बहरान आएगा। हमारी हुकूमत बिल्कुल मेल्टडाउन हो जाएगी, इकोनॉमी बिल्कुल मेल्टडाउन हो जाएगी। और अगर इकोनॉमी मेल्टडाउन होगी, तो रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पाएगा, और अगर रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, तो हम अपने कर्ज़ों की अदायगी कहाँ से करेंगे? आप ऐसी मईशत को ग्रोथ हो अगर मईशत में, तो आपकी मईशत में रेवेन्यू जनरेशन होता है, तो उसके रेवेन्यू का कुछ हिस्सा आप मख्तस कर देते हैं कर्ज़ों की अदायगी में। जी। मगर अगर आप इस तरह से हुकूमत चलाएँगे कि रेट ऑफ ग्रोथ बिल्कुल 1% या 0% होगा, और आप देखिए कि सारे जो हुकूमत के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जी। वो ऐसे आइटम्स पे हैं, ऐसे लोगों को हुकूमत मुस्तफ़ीद कर रही है, जो अपना ये पैसा बाहर ले जा रहे हैं। तो यानी इसका इसलिए मतलब ये है कि पाकिस्तान में स्मगलिंग नेटवर्क मजीद आने वाले दिनों में तनावर होगा, क्योंकि मौशी बहरान का हमें सामना है और ये सिस्टम कभी ख़त्म नहीं होगा, अनकरीब तो नहीं जी, होगा। खत्म नहीं होगा और रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में फिर गए, तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँगे। और आईएमएफ के अगर हम प्रोग्राम में हम फिर डिफ़ॉल्ट कर गए तो जाएँगे, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं, हमारे मसाइल मजीद बढ़ते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होती, हमारे रिजर्व इंक्रीज नहीं होते, तो ऑब्वियसली स्मगलिंग नेटवर्क आइंदा वाले दिनों में, हवाला हुंडी नेटवर्क आइंदा वाले दिनों में मजीद तनावर होगा। इस हवाले से भी हुकूमत को प्लानिंग करनी चाहिए। ऑब्वियसली जिस तरीके से पेट्रोल और मसवात की स्मगलिंग हो रही है, खुर्दनी तेल की स्मगलिंग हो रही है, केमिकल्स, लकड़ियाँ, स्टील, इनकी स्मगलिंग अभी तक जारी है। इससे हमारे रेवेन्यू को अरबों डॉलर का लॉस हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं। बहरहाल इस हवाले से भी हमें टास्क फोर्सेस बनानी चाहिए। SIFC के आने से स्मगलिंग की शरह में कमी ज़रूर आई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। बहरहाल स्मगलिंग को मज़ीद कम करने के लिए हुकूमत और SIFC को मरबूत पॉलिसी बनानी होगी और इंटेलिजेंस इदारों को मुतहरिक करना पड़ेगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आमिर हुसैन सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी मईशत पे बड़ी गहरी निगाह है। आप बताइए कि इस वक्त हमारे जो मुआशी एदाद शुमार हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा हमें जो डिस्टर्ब कर रहा है मामला, वो क्या स्मगलिंग नेटवर्क है? क्या ये बात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे आपने मौका दिया इसके ऊपर। जी। देखिए, स्मगलिंग तो बिल्कुल हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रही है। इसका पहले तो ये होता था, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स था वो कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी। लेकिन ज़ाहिर है कि अब ऐसा नहीं है। इस वक़्त सबसे बड़ा जो रेवेन्यू सोर्स है वो सेल्स टैक्स है, और लोग जो है कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए स्मगलिंग बहुत ज़्यादा किया करते थे। और लेकिन फिर भी अभी भी अच्छा खासा जो चंक है, जो हमारा जो टोटल रेवेन्यू आता है, उसमें तकरीबन 20% तक अभी भी कस्टम ड्यूटी वगैरह से ही आ रहा होता है। और बल्कि जो सेल्स टैक्स भी इकट्ठा हो रहा होता है, वो भी सबसे ज़्यादा हमारा ये कस्टम क्लियरेंस के स्टेज के ऊपर ही इकट्ठा किया जा रहा होता है। जी। तो इसी को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर होता है। क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट वो वैसे ही हाई है, और हमें इंटरनेशनल मुकाबला करने के लिए, और ये कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारे पाँव के ऊपर खड़ी हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट जो है लेवल प्लेइंग फील्ड अगेंस्ट इंपोर्ट इस तरह से करती है कि इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी लगाती है। बिल्कुल। लेकिन वो स्मगलिंग के आने की वजह से कोई फिर उसका फ़ायदा नहीं होता है, और हमारी इंडस्ट्री जो है वो इन इम्पोर्टेड अशिया का मुकाबला नहीं कर पाती है। नतीजे के तौर पर जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है। और इंडस्ट्री के बंद होने का सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हमारी जाएँगी, बल्कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है हमारा ख़त्म होगा। और फिर प्लस ये है कि हमारा रेवेन्यू जो है एक बहुत बड़ा जो है हमारे सबसे बड़ा मसला होता है। हम हर वक़्त कोशिश करते रहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़े, लेकिन जब तक जीडीपी का साइज़ नहीं बढ़ेगा, तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त तक टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी इस तरह से नहीं बढ़ सकता है। तो ये है तो बिल्कुल ज़हर कातिल। ये हमें इसके ऊपर तो दोनों तरह के मेजर्स लेके, चाहे वो फिस्कल मेजर्स हों जी। या प्रिवेंटिव मेजर्स हों, इन दोनों तरीकों से इसके ऊपर हमें काबू पाना होगा। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में वाफिर मिकदार हो जाती है चीनी की, बाद में पता चलता है वो चीनी स्मगल हो रही है और
लोकल जो हमारी कंजप्शन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर कभी चावल की स्मगलिंग होती है हमारे मुल्क से, फिर कभी डॉलर की स्मगलिंग हमने देखा कि बड़ी तेज़ी से हो रही थी गुज़िश्ता चंद माह कबल। तो ये स्मगलिंग नेटवर्क चाहे हमारे मुल्क में आ रही हो चीज़ें या जा रही हों, अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो आप नहीं समझते कि हमारी मईशत जो है वो ऐसे ही चलती रहेगी, उसकी बुनियादें बिल्कुल खोखली हो गई हैं और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? जी, ये आपका बड़ा अच्छा एक वैलिड पॉइंट है। देखिए, हमारे यहाँ से दोनों तरफ से स्मगलिंग हो रही है ना। जी। यहाँ से चीज़ जा भी रही है और बाहर से चीज़ आ भी रही है। यहाँ से जो चीज़ जा रही है शायद उसका इतना नुकसान ना हो, जितना हमें ये नुकसान हो रहा है कि वहाँ से चीज़ जो आ रही है बिला रोक-टोक। ये आपने बात बिल्कुल सही है इस कही है कि जो चीज़ हमारे यहाँ से जा रही है और वो चीज़ें जा रही हैं जिनके ऊपर पाबंदी है या जिसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उसकी इस एक्सपोर्ट को डिस्करेज करती है। जिसके अंदर चीनी शामिल है, जिसके अंदर आटा शामिल है और भी इस तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी जो डॉलर कि बड़ी तेज़ी ग़िज़ाई। से हमारे मुल्क से इल्लीगल स्मगल हो रहे थे। जी, बिल्कुल इसी तरह से ही हो रहा है। हो ये रहा है कि यहाँ पर कीमत कम है, वहाँ पर बॉर्डर के दूसरी तरफ ज़्यादा कीमत उनको मिल रही है, तो वो यहाँ से उसको स्मगल कर रहे होते हैं। एक सिंपल सी जो है क्या कहते हैं एक चीज़ है ये। तो ये इसको तो देखिए इसके लिए तो प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ेंगे। हमारे मुल्क में पैदा हो रही है, इट मीन्स कि हमारे यहाँ सस्ती है, चीप है, जभी तो यहाँ से स्मगल हो रही है। इट जी। मीन्स कि हम उसके अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज रखते हैं। हमारे पास जो है कॉस्ट एडवांटेज है उसको प्रोड्यूस करने में। तो उस इंडस्ट्री को जो बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। और ताकि अगर वो चीज़ यहाँ पर सस्ती बन रही है तो यहाँ के लोगों को भी सस्ती अवेलेबल हो, इसलिए कि जब यहाँ से जाएगी और किल्लत हो जाएगी तो यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं इसकी वजह से। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ है। लेकिन हमारी मैंने कहा ना आपसे, सबसे ज़्यादा ज़हर कातिल वो है जो इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर जो है हमारे यहाँ स्मगल होके आ रही है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है इसकी वजह से बंद हो चुकी हैं। अच्छा, हुकूमत ने स्मगलिंग को रोकने के लिए या स्मगलिंग को कमज़ोर करने के लिए बार्टर ट्रेड सिस्टम लॉन्च किया था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। इसकी क्या वजूहत आप समझते हैं? हाँ, नहीं, बार्टर ट्रेड जो क्या कहते हैं लॉन्च किया गया था उसकी वजह स्मगलिंग रोकना तो नहीं थी। वो तो ज़ाहिर बात है कि हम डॉलराइज़ेशन से बाहर निकलना चाह रहे थे कि हर चीज़ मगर डॉलराइज़ेशन के थ्रू इसका हो। पॉजिटिव इम्पैक्ट आता तो सही। स्मगलिंग एक्टिविटी को कम करने में एक इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट होता है इसका। जी, मैंने कहा ना उसके ऊपर कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो है क्या कहते हैं हमें लेने की ज़रूरत थी। इस पे ये जो आप जो बार्टर सिस्टम की जो बात कर रहे हैं ना कि जिसके ज़रिए से हम जो है बॉर्डर के एक साइड पर जो है अपनी लोकल करेंसी के अंदर बिज़नेस कर रहे थे। मेरा नहीं ख़्याल है कि इसकी वज़ह से स्मगलिंग ज़्यादा बढ़ रही है, बल्कि स्मगलिंग की वज़ह वही है उसके ऊपर कि वहाँ चीज़ें कम है, हम यहाँ से जाने ही ना दें। देखिए एक अगर सिंपल सी अगर चीज़ है मिसाल कि के तौर पे अगर डॉक्टर साहब बॉर्डर पार किसी मुल्क को हमारी चीनी की ज़रूरत है और हमें उधर से खुर्दुनी तेल लेना है और ये स्मगलिंग हो रही है, तो हम ये बार्टर ट्रेड के जरिए हम ये तो कह सकते हैं कि अगर आपको चीनी चाहिए तो आप हमसे चीनी ले लें और इसके एवज आप हमें खाने पकाने वाला तेल दे दें। तो इस तरीके से हो जी, सकता है कि स्मगलिंग नेटवर्क जो है वो थोड़ा कम हो जाए या ये डिस्टर्ब हो और हमारी बार्टर ट्रेड चले, जो लीगल भी है और बैंकिंग चैनल के साथ भी है। जी, नहीं देखें आप मैं समझाना क्या देखें स्मगलिंग वो चीज़ है कि हम इस तरह से चीज़ें भेज रहे हैं जो इल्लीगल है, उसकी बिल्कुल, इजाज़त नहीं है और वो जा रही है। लेकिन अगर किसी चीज़ की इजाज़त है और आ रही है, जा रही है तो ज़ाहिर बात है वो स्मगलिंग तो नहीं है ना। बिल्कुल सही है, अगर बिल्कुल हमने दुरुस्त है। बाकायदा मुआहदा है कि हम यहाँ से चीनी भेजते हैं और वहाँ से ऑयल आता है उसके बदले और इसकी जी। इजाज़त है और ये बाकायदा तो फिर ये तो स्मगलिंग नहीं है। नहीं, ये तो स्मगलिंग नहीं, ये तो बार्टर ट्रेड है। अगर मिसाल के तौर पे ईरान से हमारे पास तेल आ रहा है, डीज़ल आ रहा है, हम ईरान से अगर तेल और डीज़ल ले रहे हैं और इसके एवज़ अगर हम ईरान से तिजारत कर लें और ईरान को वो चीज़ दे दें कि जिसकी इसको ज़रूरत है, तो फिर ये स्मगलिंग बार्टर ट्रेड पे तो तब्दील हो सकती है। जी, बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा से लोग कहता रहता हूँ, क्योंकि देखें इस वक़्त मसला ये है कि ईरान के ऊपर इक़्तिसादी पाबंदी है, इस वजह से वो डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता। हमारे यहाँ जो ईरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, उसकी वजह सिर्फ़ एक ही है कि ईरान से हम जो चीज़ भी आ रही है, वो ईरान पाकिस्तानी रुपया बिल्कुल आराम से एक्सेप्ट कर रहा है। जी। इसी वजह से जो है क्या कहते हैं, वहाँ से चीज़ों का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि इसके लिए डॉलर की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो अब ये है कि हम इसको क्यों ना फ़ॉर्मलाइज़ कर लें ताकि गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू भी हासिल हो और इसका फ़ायदा इंडस्ट्री को भी हो। और बिज़नेस भी इससे फले-फूले। आप क्या समझते हैं इस बजट के अंदर हुकूमत कोई इस हवाले से पॉलिसी मुतारिफ करा सकती है? कोई बेहतर जी, हिकमत बिल्कुल अमली ले सकती है पॉलिसी हुकूमत? मुतारिफ कराना चाहिए। अभी जिस तरह से ईरान के सदर का दौरा हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हम इसकी जो मालियत है,
वो 10 बिलियन डॉलर तक लेके जाना चाहते हैं, और टोटल ट्रेड ज़ाहिर बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें शामिल हो गई। जी, हमारा एक बहुत बड़ा एक जो है इंपोर्ट, सबसे बड़ी पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है वो तो पेट्रोलियम है। बिल्कुल। पेट्रोलियम यहाँ से आ सकती है और उसके ज़रिए उसके बदले ग़िज़ाई अजनास जा सकते हैं यहाँ पे। हमें किसी किस्म के डॉलर की ज़रूरत नहीं है इसके लिए कि हम भीख माँगे जाएँ कि जनाब कि हमारे पास डॉलर नहीं है, आईएमएफ से कहें कि डॉलर दे दो, डॉलर दे दो। तो ज़ाहिर बात है कि ये डॉलराइज़ेशन पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा समझे कि बीमारी बन चुकी है। बहुत सारी वजूहा हमारी इकोनॉमिक की खराबी में की जो वजूहात है उसकी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी वजह डॉलराइजेशन है। यानी हम अगर रीजनल ट्रेड पे तवज्जो दें, हम बार्टर ट्रेड पे तवज्जो दें, तो स्मगलिंग नेटवर्क सबूताज हो सकता है। जी बिल्कुल, आप उसको लीगलाइज़ करते हैं उसके ऊपर, तो फिर क्यों स्मगलिंग रहेगी वो? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रीजनल ट्रेड, बार्टर ट्रेड पर फोकस करना चाहिए और उन चीज़ों की स्मगलिंग जो हो रही है, पेट्रोल की, डीजल की स्मगलिंग, जो मुख्तलिफ हमारे बॉर्डर पे जो ममालिक हैं उनसे जो हमारी स्मगलिंग नेटवर्क चल रहा है, उनको आप लीगलाइज कर दें, उनको आप बैंकिंग चैनल में ले आएँ, उनके लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी बना दें कि स्मगलिंग सिस्टम भी ख़त्म हो जाए, तो यकीनन हमारे जो मईशत के जो मसाइल है, मुआशी मसाइल है, वो किसी हद तक बेहतर हो जाए। या वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सलमान नकवी, मुआशी तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वैसे तो हर मुल्क में स्मगलिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान में स्मगलिंग नेटवर्क बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि ईरान से स्मगलिंग बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। जो रिपोर्ट्स आई हैं, हमारे जो ज़राए हमें बताते हैं कि स्मगलिंग जो है वो उससे पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन 23 अरब डॉलर का खसारा होता है। ज़राए हमारे ये बताते हैं। फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, अफगानिस्तान से भी स्मगलिंग हो रही है, कुछ ममालिक जो दूसरे हैं, चाइना, इंडिया, वहाँ से भी स्मगलिंग की शिकायत आ रही हैं। तो ये एक कल्चर जो पनपना शुरू हो गया है दोबारा से हमारी मईशत में, ये तो बड़ा नुकसानदेह हमारे लिए। इसके क्या सद्दबाब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हमज़ा, आपने जी, मुझे ज्वाइन कर लिया है। हमारे मुल्क का मैं समझता हूँ मईशत का सबसे बड़ा नासूर, सबसे बड़ा मसला स्मगलिंग है, और इस स्मगलिंग ही की वजह से आज हमारा मुल्क एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के बराबर है, क्योंकि जब बाहर से स्मगल होकर तमाम चीज़ें आ जाती हैं तो क्या ज़रूरत है कि मुल्क में कोई इंडस्ट्री लगाएगा। जी, और इसके साथ साथ इसमें इस कदर प्रॉफिट मार्जिन है कि इसको करने वाले अरबों खरबों डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को होता है, जिन्हें टैक्स और रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम की मिसाल हम ले लेते हैं। ईरान से इस कदर बड़ी तादाद में अब भी पेट्रोल और डीजल स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, जो तकरीबन तमाम पाकिस्तान, खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध में खुलेआम दस्तयाब होता है। जी, और इस तरह से हुकूमत पाकिस्तान जो पेट्रोलियम मसनूआत पे जो टैक्स और रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, नंबर एक। नंबर दो, हमारे मुल्क की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं और पेट्रोल बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं वो ठप हो चुकी हैं, क्योंकि जब बाहर से एक सस्ता पेट्रोल स्मगलिंग की शक्ल में मिल रहा है तो अवामुन्नास उसी सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। जी। इसके अलावा पेट्रोलियम के अलावा दीगर तमाम मसनूआत की पाकिस्तान में खुलेआम स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री ना होने के बराबर है। और सबसे बड़ा नुकसान ज़र मुबादला का पाकिस्तान से बाहर चले जाना है। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू डॉलर्स की कमी है। हमारे रिजर्व में बड़ी मुश्किल से 8 या 9 अरब डॉलर जमा हुए हैं, और वो भी उधार के हैं। हमारा बिल्कुल। अपना शायद एक भी डॉलर नहीं। ये सारा का सारा डॉलर स्मगलिंग की वजह से 70-80% ये पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। स्मगलिंग एक नासूर है, इसको फिल और फौर ख़त्म करना चाहिए, वरना हमारे मुमलिकत पाकिस्तान को इतनी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सलमान साहब, एक तरफ स्मगलिंग नेटवर्क है, फिर दूसरी तरफ हवालाहुंडी नेटवर्क भी पनपना शुरू हो गया है दोबारा से। हमारी रेमिटेंसेज डिस्टर्ब हो रही है हवालाहुंडी नेटवर्क की वजह से। सिर्फ इस नेटवर्क की वजह से हमारी जो रेमिटेंसेज है वो 60% मुतासर हो जाती हैं। तो हवालाहुंडी नेटवर्क, स्मगलिंग नेटवर्क की रोकथाम के लिए, खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक क्यों नहीं हो रहे, या अगर हो रहे हैं तो वे कामयाब क्यों नहीं हो रहे? देखिए, ये बड़े मशकूक बातें हैं, और मतलब ये है कि मिली भगत होती है, यकीनन मिली भगत है कि एक बॉर्डर जो यहाँ से हज़ारों मील दूर है, वहाँ से
तमाम चीज़ें पेट्रोल के साथ कराची तक आ जाती हैं, दूसरे शहरों तक आ जाती हैं। बीच में चेक पोस्टें हैं, जी बॉर्डर है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम चीज़ें सुकून के साथ क्रॉस होके यहाँ तक पहुँचती हैं, तो ये कुछ मिलीभगत है। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें अपने इदारों की रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगी, जी ओवरहॉलिंग करना पड़ेगी, रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे, सख्त से सख्त सज़ाएँ, कवानीन बनाने पड़ेंगे और तमाम बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पे सीज़्ड कर देना चाहिए, सील्ड कर देना चाहिए। उसमें एक इस तरह से कर दिया जाए कि एक गाड़ी भी वहाँ से क्रॉस ना कर सके, एक इंसान भी आराम से साथ क्रॉस ना कर सके। तो सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है और इसके लिए तमाम अवामुन्नास, हुकूमत और तमाम इदारों को मिलकर सिंसेरिटी के साथ काम करना होगा। जी। उन काली भेड़ों को अपनी सफ़ों से निकालना होगा जो इस काम में मुलविस हैं और इस काम को पनपने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अच्छा सलमान साहब, ये कहा जाता है कि मौशी मसाइल जितने हमारे बढ़ेंगे उतना स्मगलिंग नेटवर्क, हवालाहुंडी नेटवर्क मजबूत होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? इसको आप इस तरह से कहें कि जितनी स्मगलिंग बढ़ेगी उतने माशी मसाइल बढ़ेंगे, बहुत सारे मसाइल बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने चीज़ा आपको बता दिए हैं। जी हमारे रिजर्व में डॉलर्स की शदीद कमी है क्योंकि सब का सब स्मगलिंग में इस्तेमाल हो जाता है और पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। यही वजह थी कि एक वक्त में डॉलर रोज़ाना 10 से 15 रुपए बढ़ रहा था और एक वक्त में ये 350 रुपए तक डॉलर पहुंच चुका था। तो बिल्कुल। ये उसके बाद हुकूमत की और ख़ासतौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कंट्रोल करा गया, स्मगलिंग पे कंट्रोल करा गया जी और डॉलर जो है वो आज मुस्तहकम है, करेंसी हमारी मुस्तहकम है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो हमारी करेंसी का है। दूसरा बड़ा नुकसान रेवेन्यू जनरेशन का है, टैक्सेशन का है, जो हुकूमत वसूल नहीं कर पाती है। स्मगलिंग होने के बाद जो चीज़ें पाकिस्तान में आती हैं उस पर कोई टैक्स हुकूमत वसूल नहीं कर सकती, ना उसका कोई रिकॉर्ड होता है। जी और तीसरा बड़ा सबसे नुकसान इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। हमारे मुल्क में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के बराबर है। हमारा मुल्क इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन चुका है, तमाम चीज़ें बाहर से आती हैं जी और वो बासानी फिर वो फरोख्त भी हो जाती है। कोई पूछगछ का निज़ाम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है और इस तरह से हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो अमल है वो सिफर हो चुका है। तो ये बड़े-बड़े चीज़ा नुकसानात हैं जिसकी वजह से हमारे मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी अरबों डॉलर का माहाना नुकसान हो रहा है। अरबों डॉलर का माहाना नुकसान हो रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्मगलिंग नेटवर्क हमारी मईशत को खा रहा है। लोकल इन्वेस्टर शदीद परेशान है। अब आइंदा वाले दिनों में अगर हम FDI को लेकर आते हैं पाकिस्तान, फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आता है, तो यकीनन स्मगलिंग नेटवर्क की वजह से वो भी परेशान होगा। तो आज नहीं तो कल तो हमने इस नेटवर्क को कंट्रोल करना होगा, इस नेटवर्क को ख़त्म करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिफाइनरी सेक्टर पे आए तो आपको पेट्रोलियम मसनूआत की जो स्मगलिंग है उसको रोकना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज़ लगे, फूड एक्सपोर्ट आपके मुल्क में बढ़े, तो फिर आपको खाने पकाने की जो अशिया हैं जो स्मगल होकर आ रही हैं इनको ख़त्म करना होगा, या तो फिर आप इनको बार्टर ट्रेड पे ले जाएं, रीजनल ट्रेड पे ले जाएं। बहरहाल इल्लीगल स्मगलिंग, इल्लीगल ट्रेड किसी भी सूरत हमारी मईशत में पनप नहीं सकती। हम जिस नहज पे इस वक्त खड़े हैं हमें अपने लिए लाइन ड्रॉ करनी है और स्मगलिंग नेटवर्क इसमें बहुत बड़ी रुकावट है। बहरहाल स्मगलिंग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए, हवालाहुंडी नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को और हुकूमत को एक पेज पे जमा होना होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।